हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर विल। कैसे हैं आप सभी? हम लोगों ने स्टार्ट किया है मैटर, और मैटर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं मैटर पार्ट 3। टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गैस? सब कुछ क्लियर है? तो आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। वेद प्रकाश हमारे साथ हैं, हिसी हमारे साथ हैं, सूरज कुमार, प्रीति पांडे, चाहत हमारे साथ हैं, सूरज कुमार हैं, हर्ष जैन हमारे साथ हैं, प्रकाश हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि अगर मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, अगर मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, अगर मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का तरीका क्या है कि अगर परख नली के मुंह के समीप जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती ले जाएं तो वो अगर पॉप साउंड दे तो वो गैस निकलने वाली जो होगी वो कौन सी होगी? तो हाइड्रोजन गैस होगी। इतनी बात हो चुकी है। निधि यादव, राम राम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल मैं ठीक हूं। दीपक, वेद प्रकाश, निधि यादव। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का करते हैं शुभारंभ, यानी के आगाज। तो हमने देखा था हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, और लगे हाथों हम लोग देख लेते हैं टेस्ट ऑफ CO2। टेस्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण, है ना? टेस्ट ऑफ CO2, CO2 का परीक्षण। CO2 का परीक्षण हम कैसे करेंगे? CO2 का परीक्षण हम कैसे करेंगे? देखिए, ये मान लिया कि लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर, चूना पानी या चूने का पानी। ये बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? पानी जैसा, क्लियर सॉल्यूशन, बिल्कुल पानी जैसा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। आप देखिएगा लैब में, शीशी में, बोतल में रखा रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर जो पानी जैसा दिख रहा है, उससे अगर हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, CO2 गैस पास करेंगे, तो ये जो लाइम वाटर है वो CO2 से रिएक्शन करके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया ये? दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट। ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पानी में इंसॉल्युबल होता है, सो ये हो जाता है मिल्की यानी दूधिया। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता है, इसलिए ये व्हाइट व्हाइट आपको दिखेगा। तो अगर कोई गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, और क्या बनेगा? पानी बनेगा, H2O बनेगा। तो अगर कोई गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, अगर कोई गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूने के पानी से CO2 गैस प्रवाहित करने पर वो मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, क्योंकि बन जाता है। उत्तर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ये चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आपको देखो कुछ नहीं करना है, एक परख नली लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, और टेस्ट ट्यूब में ये है आपका लाइम वाटर, जो पानी जैसा बिल्कुल दिखेगा, क्लियर सॉल्यूशन रहेगा। और आपको एक लेना है डिलीवरी ट्यूब, इसको ले जाना है स्पिरिट लैम्प के पास, और वहां पे स्पिरिट लैम्प के पास ऐसे उसको गर्म करेंगे और ऐसे मोड़ देंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। ये बन गया आपका। अब एक बच्चे को आप बुलाइए और इसको कहिए कि मुंह से इसमें फूंक लगाए,
तो ये जो मुंह से इसमें फूंक लगाएगा तो इसके अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो पानी जैसा दिख रहा है वो मुंह से फूंकेगा तो CO2 जाएगा, और CO2 जाएगा तो ये क्या होगा कि CO2 किससे रिएक्शन करेगा, CO2 रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाएगा। तो बच्चा कुछ देर के बाद देखेगा कि ये पानी जैसा जो इसमें लिक्विड था वो दूधिया हो गया, मिल्क जैसा बन गया। इससे बच्चे को दो बात पता चलेगी कि देखो श्वसन से कौन सी गैस निकलती है, रेस्पिरेशन से कौन सी गैस निकलती है, CO2, और CO2 जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। लेकिन अगर हम एक्सेस CO2 पास करते चले जाते हैं, क्या एक्सेस CO2 पास करते चले जाते हैं तो ये मिल्कीनेस फिर से गायब हो जाती है, ये दूधियापन फिर से गायब हो जाता है। क्यों? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देखो अगर हम चूने के पानी से CO2 गैस प्रवाहित करें तो शुरुआत में क्या होगा, ये चूने का पानी दूधिया हो जाता है, लेकिन अगर हम एक्सेस CO2 अत्यधिक CO2 पास करें तो फिर से ये सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है, पानी जैसा हो जाता है। क्यों? तो इफ एक्सेस CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, है ना, if excess CO2 is passed through lime water, चूने के पानी से अतिरिक्त CO2 पास करने पर, CO2 प्रवाहित करने पर क्या होगा, तो देखिए ये बन गया है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और इससे एक्सेस CO2 आप पास कर रहे हैं तो क्या होगा, है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी में है और इससे आप CO2 प्रवाहित करते जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, बताइए आपको। फूंक की ताकत, दीपक शाक्य, बताइए क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा भाई साहब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने के कारण ये फिर से क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस गायब हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बन गया, व्हाट इज दिस, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने के कारण, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने के कारण ये कैसा हो जाएगा, फिर से क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा, पानी जैसा फिर से दिखने लगेगा, है ना, पानी जैसा प्रतीत होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये होता है सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुल जाएगा तो दिखेगा नहीं, जल में घुलनशील होता है। So when excess CO2 is passed through lime water, the milkiness will disappear due to the formation of calcium hydrogen carbonate, है ना। तो अगर हम अतिरिक्त CO2 पास करते चले जाते हैं उस सॉल्यूशन से तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये CO2 और वाटर से प्रतिक्रिया करके बना लेता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, और फिर से क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। तान्या पटेल, राधे राधे, कैसी हैं आप, ठीक हैं? कैल्शियम कार्बोनेट ही दूधियापन ला रहा है ना, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाइम वाटर से CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, किसके बनने के कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। तो दूधिया का फॉर्मूला क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब क्लियर। तो इस बात को जो है हमने लिख दिया है ना, कि अगर हम जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। हालांकि जब इस विलयन से अधिक मात्रा में CO2 गुजारा जाता है तो दूधियापन गायब हो जाता है, या कैल्शियम बाई कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट के बनने के कारण ऐसा होता है। ठीक है जी।
So when excess CO2 is passed through lime water, the milkiness will disappear due to the formation of calcium bicarbonate और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने के कारण ये मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लैंग्वेज में भी लिख दिया है। यहाँ पे हमने देखो सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है कि अगर एक्सेस CO2 हम पास करते हैं चूने के पानी से तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है ना, डिसअपियर हो जाती है। क्लियर है? तो इसे याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन होता है कि खट्टी सामग्रियों को जैसे चटनी, अचार इत्यादि को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। खट्टी सामग्री जैसे कि अगर हम बात करें कि चटनी अचार को धातु के कंटेनर में, मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए, तो इसको जरा समझ लीजिए फिर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया कि कोई भी जो सौर सब्सटेंस है, खट्टी सामग्रियां हैं, खट्टी सामग्रियां जैसे कि चटनी हो गया, अचार हो गया, तो खट्टी सामग्रियों में क्या होता है, एसिड होता है, आपको पता होगा। और इसको अगर आप मेटल के कंटेनर में रख रहे हैं, ये क्या है आपका मेटल कंटेनर, धातु का बर्तन, ये क्या है आपका मेटल कंटेनर, धातु का बर्तन, धातु का बर्तन। तो ये जो एसिड है खट्टी सामग्रियों में, ये आपके किससे, मेटल से, धातु से रिएक्शन करेगा। और आप जानते हैं कि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अगर आप खट्टी सामग्री जैसे चटनी अचार को धातु के बर्तन में रखते हैं तो चटनी अचार इत्यादि खट्टी सामग्रियों में जो अम्ल है वो धातु से रिएक्शन करेगा और बना लेगा सॉल्ट और वाटर। और ये जो सॉल्ट है, सॉरी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये सॉल्ट हो सकता है कि पॉइजनस हो, विषैला हो, जो आपको कर सकता है बीमार। और दूसरी बात कि आप जानते हैं कि एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं, तो धातु के बर्तन को भी कोरोड कर देगा। ये धातु का बर्तन भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसको खा जाएगा। आप जानते हैं कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, संक्षारक प्रकृति के होते हैं, धातु के बर्तन को भी खराब करता चला जाएगा। सो आपने देखा होगा कि खट्टी सामग्रियों जैसे चटनी अचार इत्यादि को हमेशा आप या तो कांच के बर्तनों में रखते हैं या फिर चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसी बात को देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि दही और अन्य खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। जब धातु के बर्तन में रखा जाता है इसको, तो दही या किसी अन्य खट्टे पदार्थ में मौजूद अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करेगा और जहरीली गैस छोड़ेगा और लवण भी बनाएगा। इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं और धातु का बर्तन भी आपका खराब हो सकता है। इसलिए खट्टी सामग्रियों को हम हमेशा कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
हो जाएगा, लिखेंगे डन। मैथ्स और इंग्लिश की क्लास एक साथ क्यों चल रही है? अच्छा, देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी, प्रीति चौधरी। कैल्शियम कार्बोनेट जब एक्सेस CO2 से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही कैल्शियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, और जो पानी में घुलनशील होता है। तो फिर से क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगा। ठीक है विशाल। ठीक है, देखिए ग्लास में और लेड में अंतर होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। शीशा में और कांच में फर्क होता है दोनों में। तो आप दोनों को एक ही समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है ना? तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना मिक्सचर, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए, ये हो गई हमारी बातें। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, मेटलॉइड्स पे, उपधातु पे। ठीक है जी। तो हम लोग देख रहे थे पदार्थ की तीन रासायनिक अवस्थाएं होती हैं, है ना? तीन केमिकल स्टेट्स होते हैं मैटर के। पहला था एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है मिक्सचर। एलिमेंट वह मैटर है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना था, उसको हम एलिमेंट कह रहे थे। और एलिमेंट तीन तरह के थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तत्व तीन प्रकार के थे, धातु, उपधातु और अधातु। मेटल्स और नॉन मेटल्स को तो हमने देख लिया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, है ना? कि मेटल अगर मैलिएबल है तो नॉन मेटल मैलिएबल नहीं था, है ना? मेटल अगर डक्टाइल है तो नॉन मेटल डक्टाइल नहीं था। मेटल लस्ट्रस थे तो नॉन मेटल डल होते हैं अपीयरेंस में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के विपरीत प्रकृति वाले तत्व थे। लेकिन मेटलॉइड वो एलिमेंट है, वो तत्व है जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मिलती हैं। तो वह तत्व, वह एलिमेंट जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो धातुओं से मिलती है और कुछ अधातुओं से मिलती है, ऐसे तत्व को हम मेटलॉइड कहते हैं। अब देखिए मेटलॉइड की डेफिनेशन आपने देखी होगी एनसीईआरटी में, वही लिखा है कि अ मेटलॉइड इज एन एलिमेंट दैट हैज प्रॉपर्टीज that are intermediate between the those of metals and non metals। तो वह तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने मेटलॉइड हैं, है ना? पूरी आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो उसमें कितने मेटलॉइड हैं बताइए? पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने मेटलॉइड हैं, है ना? वीडियो अटक रही है। ग्लास एलिमेंट है ही नहीं तो मेटल कैसे होगा? ग्लास मिक्सचर है। लेड एलिमेंट होता है, शीशा जो है वो एलिमेंट है ना? तो वो मेटल में आता है। लेकिन कांच अलग चीज होती है, कांच तो मिश्रण होता है ना। आगे हम लोग देखेंगे प्रीति, तो क्लियर हो जाएगा मामला, है ना? अभी मिक्सचर तक पहुंचने दीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, समझ में आ जाएगी बात। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 मेटलॉइड हैं। कितने मेटलॉइड हैं? 7 मेटलॉइड हैं, है ना? उसको याद करने का ट्रिक है। देखिए, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे आते। क्या है बताइए? बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे आते। सब ट्यूशन पे आते। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे आते। तो ये 7 हो गए कि नहीं हुए बताइए? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मेटलॉइड्स की संख्या है वो 7 है। बी से क्या हुआ हमारा? बोरॉन। बी से क्या हुआ बताइएगा? बोरॉन। बी से हमारा हो गया बोरॉन। एस आई से क्या हो गया? सिलिकॉन। सिलिकॉन। जीई से क्या हुआ? जर्मेनियम। जर्मेनियम।
AH से क्या हुआ? आर्सेनिक। SB से क्या हुआ? एंटीमनी। एंटीमनी। T से क्या हुआ? टेल्यूरियम। टेल्यूरियम। और PO से क्या हुआ? पोलोनियम, जिसकी खोज मैडम क्यूरी साहिबा ने की थी। पोलोनियम। तो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे आते। टोटल जो मेटलॉइड्स हैं वो 7 हो गए। तो मेटलॉइड्स वो मतलब उपधातु। मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेमी मेटल्स, अर्ध धातु। अर्ध धातु, तो कभी कभी सेमी मेटल भी इसको लोग लिख देते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने हो गए? तो 7 हो गए, ठीक है, इसको याद रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 100% कर सकते हैं राघवेंद्र साहब। 12th से याद है पीरियोडिक टेबल, चलिए बहुत अच्छी बात है। दिव्या, राघवेंद्र साहब क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप 100% एकदम पूरा का पूरा काम देगा। और प्रैक्टिस सेशन देखते जाइएगा जो हमारे यूट्यूब पे है ना, तो प्रैक्टिस करते जाइएगा। कितने लोगों ने एसिड, बेसिस और सॉल्ट का प्रैक्टिस सेशन सॉल्व किया है, और कितने क्वेश्चन आप बना पाए हैं उसमें से? स्कोर जरूर आप शेयर कीजिएगा। तो अगर हम बात करें किसकी, सेमी मेटल्स की, तो मेटलॉइड्स को और हम लोग किस नाम से जानते हैं गाइस? इसे हम सेमी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। सेमी मेटल्स, अर्ध धातु। और फिजिक्स में इसी को हम मतलब फिजिक्स में इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर, है ना। फिजिक्स में इसी को सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये जो आपका मेटलॉइड है, मेटलॉइड्स, इसको हम लोग सेमी मेटल्स भी बोल रहे हैं, सेमी मेटल्स भी कह रहे हैं। और इसी को हम जो है वो सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। सेमी कंडक्टर्स फिजिक्स में अर्धचालक, ठीक है। तो इसको हम उपधातु बोल रहे हैं, इसी को अर्ध धातु के नाम से भी जान रहे हैं, और इसी को अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं। अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। और अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो सेमी कंडक्टर के रूप में, है ना, सेमी कंडक्टर के रूप में हम लोग किन किन का इस्तेमाल करते हैं? अर्धचालक के रूप में, अर्धचालक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं किसका किसका? तो सिलिकॉन का और जर्मेनियम का जनरली, लेकिन आर्सेनिक भी ऑप्शन में है तो हो सकता है ना। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक का इस्तेमाल हम लोग सेमीकंडक्टर के रूप में करते हैं। और सेमीकंडक्टर का जो यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आप जानते हैं सेमीकंडक्टर का यूज हम लोग करते हैं डायोड बनाने में, डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, आईसीज बनाने में। आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, सोलर सेल्स या सोलर पैनल। सोलर सेल जो होता है, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मेमोरी चिप्स, जितने भी मेमोरी कार्ड्स आप देखते हैं, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, है ना, है ना, ये सब आपके सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं। और इनको बनाने के लिए इन सेमीकंडक्टर को डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, सोलर पैनल्स, मेमोरी कार्ड्स को बनाने के लिए हम लोग सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक का यूज करते हैं, है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक का यूज करते हैं। नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, तो उसमें और ऐड करते जाएंगे ना। अब जैसे ये है तो इसका भी डाल देंगे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सबका हम अपलोड होता जाएगा। क्यों घबरा रहे हैं आप? दिनेश साहब, हम हैं तो क्या कम है? सबसे लास्ट में प्रीति, सबसे लास्ट में पीरियोडिक टेबल होगा।
ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस बाय जुबैर एहसानी, और अपना स्कोर और नाम और बैच शेयर कीजिएगा, साइंस बाय जुबैर एहसानी, और इसे जो अच्छे बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। और जुबैर एहसानी के नाम से मैं फेसबुक और इंस्टा पे आपको मिल जाऊंगा, कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और इन सेशंस की जो पीडीएफ है वो हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस का सुरूर। क्या है? साइंस का सुरूर। तो अभी तक 4 टॉपिक आपके हो चुके हैं, तो इन चारों का कम से कम आप प्रैक्टिस सेशन जरूर देख लीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि भाई आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है प्रीति? आज ही हर एग्जाम के लिए सुटेबल होगा वो। तो मेटलॉइड्स की बात हमने कर ली। मेटलॉइड्स वो तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मेटलॉइड की संख्या है वो 7 है। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे आते है ना। तो ये 7 आपके मेटलॉइड्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, एलिमेंट हमने खत्म कर लिया। हमने कहा था कि जो मैटर है जो हमारा पदार्थ या द्रव्य है, इसकी 3 रासायनिक अवस्थाएं होती हैं। एक आपने देखा था कि एलिमेंट यानी तत्व वह पदार्थ था जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और तत्व 3 प्रकार के थे आपके, मेटल्स यानी धातु, और दूसरा जो तत्व था वो था नॉन मेटल्स यानी अधातु, और तीसरा जो है आपका मेटलॉइड्स यानी उपधातु, है ना। ये पढ़ चुके हम लोग। तो पदार्थ की 3 रासायनिक अवस्थाएं थी, तत्व, कंपाउंड बोले तो यौगिक, और तीसरी जो रासायनिक अवस्था है वो है हमारा मिक्सचर यानी के मिश्रण। याद है या भूल गए? सो देयर आर 3 केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 रासायनिक अवस्थाएं हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व वह पदार्थ था जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता था। लेकिन कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे तो ये इसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी। और तत्व 3 तरह के थे, तीनों के बारे में हमने बात कर ली है। नाउ कंपाउंड की बात करते हैं। एलिमेंट क्या था? वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता था, उसको हम एलिमेंट कह रहे थे। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में एक दूसरे से रासायनिक आबंध के द्वारा, केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के पदार्थ को हम कंपाउंड कहेंगे। when 2 or more elements are found in fixed ratio and they are chemically bonded together, then this type of matter is known as what? Compound, है ना। तो आते हैं हम लोग किस पे? कंपाउंड पे। तैयार हैं आप लोग? अच्छा, 2 का कर लिया है, वेरी गुड, बहुत खूब। दिनेश, कितने मार्क्स आए थे? कमेंट किया था आपने? तो लिखते हैं हम लोग कंपाउंड। सो लेट अस स्टार्ट विद यौगिक। कंपाउंड क्या होता है? ओके तो हमने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में, फिक्स्ड रेशियो में, एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, है ना, तो ऐसे पदार्थ को कंपाउंड कहेंगे। जैसे देखो, आप कहीं का भी पानी ले लो, झील का, झरने का, नदी का, तालाब का, नाली का पानी, कहीं का भी पानी उठा लो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 2:1 का होगा। और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा उसके बीच केमिकल बॉन्डिंग होगी। ये क्या है? केमिकल बॉन्ड है। व्हाट इज दिस? दिस इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड है, रासायनिक आबंध है।
रासायनिक आबंध है। आप HCl ले लो, यहाँ पर तत्वों का जो अनुपात है 1:1 होगा और H और Cl के बीच ये केमिकल बॉन्ड होगा। H और Cl के बीच क्या होगा जी? केमिकल बॉन्ड होगा, है ना। तो जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में एक दूसरे से केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे बताइए। तो आप कहेंगे कि सर इसे इस तरह के मैटर को हम कंपाउंड कहेंगे। नोट करिएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है? बताइए। दिनेश, विकास कुमार, प्रीति पांडे, प्रीति चौधरी, बपन बप्पा घोष, निधि यादव, जितने लोग भी लाइव हैं, बातें आ रही है समझ में या कोई परेशानी है? तो जो सबसे बढ़िया हमारा जो है कंपाउंड वो है हमारा वाटर। तो वाटर के बारे में थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं और फिर हम बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को देखेंगे हम। ठीक है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का जिक्र करेंगे। तो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे। देखिए, वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर चीजें इसमें मतलब घुल जाती हैं। देवराज कुमार कह रहे कि सर अच्छे से समझ में आ रही है। अच्छा, नहीं, आप लोग खामोश हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अच्छी बात है कि आप कमेंट जो है बंद करके पढ़ते हैं, है ना, ये बढ़िया है। निधि यादव, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है दिनेश। तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, निम्नलिखित में से किसे सार्वत्रिक या सार्वभौमिक विलायक कहते हैं? ऑप्शन में जैसे मैंने दे दिया, मान लिया कि वाटर, जैसे मैंने दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे मैंने दे दिया एक्वारेजिया, अम्लराज। अब उत्तर क्या हो जाएगा? अब कई लोग एक्वारेजिया को देखकर भटक जाएंगे अपने रास्ते से, उनको लगेगा अच्छा एक्वारेजिया धातु को घोल देता है तो इसी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलेंगे। नहीं, जब भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात होगी तो हम बात करेंगे वाटर की। और अगर हम बायो के नजरिए से बात करें तो लाइफ ओरिजिनेट्स इन वाटर, जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। उसके बाद वाटर इज लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से द्रव अवस्था में होता है। तो वाटर जो तरल होता है, द्रव अवस्था में होता है, वो हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। एंड वी ऑल नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सी, है ना। जल का घनत्व 4 डिग्री सी पे अधिकतम होता है। आप जानते हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है ना। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जो घनत्व होता है, घनत्व जो होता है, डेंसिटी मतलब क्या है, घनत्व, और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। उसी तरह से वॉल्यूम अगर घटेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। अरे वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएगा, कम डेंसर। वॉल्यूम घटेगा तो मॉलिक्यूल नजदीक हो जाएंगे, ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। तो अगर 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व अधिकतम है तो 4 डिग्री सी पर जल का आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम न्यूनतम हो जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। ये है आपका डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व, और वी क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम, यानी आयतन। आयतन, ठीक है। तो अगर डेंसिटी 4 डिग्री सी पे मैक्सिमम है तो वॉल्यूम 4 डिग्री सी पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, होना शुरू हो जाएगा प्रीति, डाउनलोड भी, घबराइए मत। नाउ ये पॉइंट्स नोट हो गए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर दो तरह के होते हैं। 11th क्लास पे हम जा रहे हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी पे जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो वहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा 11th लेवल को हम टच कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे टाइप्स ऑफ वाटर।
टाइप्स ऑफ वाटर, जल के प्रकार, जल के प्रकार। लिखेंगे वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, जल दो प्रकार के होते हैं। वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, जल दो प्रकार के होते हैं। पहला है सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर मृदु जल, और दूसरा है हार्ड वाटर, कठोर जल। वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, जल दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सॉफ्ट वाटर मृदु जल, और दूसरा हो गया हार्ड वाटर कठोर जल। ठीक है, अब ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है? देखिए, वैसा पानी जिसमें सोप, वैसा पानी जिसमें साबुन फोम बनाता है, झाग उत्पन्न करता है, ऐसे पानी को हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, है ना। लेकिन वैसा पानी जिसमें जो सोप है, हमारा साबुन जो है, वो फोम नहीं बना पाता, वैसा पानी जिसमें साबुन झाग उत्पन्न नहीं कर पाता, झाग उत्पन्न नहीं कर पाता, ऐसे पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। वह पानी जिसमें साबुन झाग बनाता है, वह पानी जिसमें साबुन झाग बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वाटर। लेकिन वह पानी जिसमें साबुन झाग नहीं बनाता है उसको हार्ड वाटर कहते हैं। और ऐसे पानी में आपको डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है, ऐसे पानी में आपको डिटर्जेंट्स यानी अपमार्जक की आवश्यकता होती है। ऐसे पानी में साबुन से आप धुलाई नहीं कर सकते। हार्ड वाटर में अगर आप साबुन से अपनी जुल्फों को धोते हैं तो आपकी जुल्फें लहराने के बजाय आपस में और चिपक जाएंगी। तो ऐसे पानी में हमें शैम्पू का यूज करना पड़ता है। जैसे दिल्ली के जो पानी है, ज्यादातर एरिया में जो पानी है वो हार्ड वाटर है। तो यहाँ पे अगर आप साबुन से अपनी जुल्फें धोएंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके बालों का यही हाल हो जाता है। जैसे देखिए, हमारी जुल्फें काफी घनी हुआ करती थी पहले, और अब दिल्ली में रहते रहते कैसा हो गया है ना। तो काफी ज्यादा खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर है। आप कोई भी शैम्पू लगा लें वो ठीक से काम नहीं करता। अब देखिए, वाटर की जो हार्डनेस होती है वो दो तरह की होती है। तो वैसा पानी जिसमें साबुन झाग बनाता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, और वैसा पानी जिसमें साबुन झाग नहीं बना पाता है उसको बोलते हैं हार्ड वाटर, है ना। तो टाइप्स ऑफ वाटर, वाटर इज ऑफ टू टाइप्स। सॉफ्ट वाटर मेक फोम विद सोप, यह जल साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है। लेकिन हार्ड वाटर साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं बना पाता है। ऐसे पानी में डिटर्जेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे टाइड, चौक गए क्या, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, घड़ी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। इस तरह के मतलब आपको डिटर्जेंट्स का यूज करना पड़ेगा। अब हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो दो प्रकार की होती है। तो लिखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर जल की कठोरता, जल की कठोरता। लिखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो जल की कठोरता होती है वो भी दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी टेम्पररी हार्डनेस, एक होती है आपकी टेम्पररी हार्डनेस, अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, है ना। और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, अस्थाई कठोरता। अब यहां से देखो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चूंकि 10th में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों से नहीं बनते। तो हार्डनेस ऑफ वाटर यानी जल की कठोरता, और लिखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होती है अस्थाई कठोरता
और दूसरी होती है अस्थायी कठोरता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है, प्लीज रिमेंबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, यू विल से कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जैसे अगर पूछा जाए कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यह ऑप्शन में रह सकता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रहेगा। नाउ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जल की स्थायी कठोरता का कारण है ना, जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट, सल्फेट। जैसे देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है, तो आप कहेगा सर कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, उत्तर क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट। बात आनी चाहिए समझ। जैसे मान लिया क्वेश्चन मैं पूछ दूं कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, ऑप्शन दे देता हूं, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, चौथा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। उत्तर बताइए। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सही उत्तर। कैल्शियम सल्फेट भी रहता तो सही उत्तर, मैग्नीशियम क्लोराइड रहता तो भी सही उत्तर, मैग्नीशियम सल्फेट रहता तो भी सही उत्तर हो जाता। कोई शक, लेना ही लेना। मांडवी कह रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, जैसे आपका मन करे, आप हमारे साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं, या जो पीडीएफ मिलती है उससे नोट्स बना सकते हैं, या जो वीडियो लेक्चर है उसको फास्ट फॉरवर्ड करके नोट्स बना सकते हैं। आप देखिए कि आप कंफर्टेबल किस में महसूस करते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल किस में महसूस करते हैं, तो जैसे अच्छा लगे आप नोट्स बनाइए, है ना। हर आदमी का पढ़ने का अपना अपना अलग ढंग होता है। कोई पढ़ते समय नोट करने में कंफर्टेबल होते हैं, कोई सोचते हैं कि नहीं हम पढ़ते समय सिर्फ इधर ध्यान रखें बाद में नोट कर लेंगे, तो एक चीज हर पे अप्लाई नहीं होती ना। तो कैल्शियम क्लोराइड सही उत्तर, कैल्शियम सल्फेट रहता तो भी सही उत्तर, मैग्नीशियम क्लोराइड रहता वो भी सही उत्तर, मैग्नीशियम सल्फेट रहता वो भी सही उत्तर हो जाता हमारा। अब देखिए, जल की अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता को दूर करने के जो उपाय हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका
टेम्पररी हार्डनेस होता है उसको दूर करने के उपाय क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय। पहला उपाय है हमारा जिसे हम कहते हैं फिजिकल मेथड, बॉइलिंग या फिजिकल मेथड, है ना, उबालना या भौतिक विधि। अब देखिए जल की अस्थायी कठोरता का कारण, अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। इसकी वजह से क्या है? टेम्पररी हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस है। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर यानी जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये पानी में घुला है, एक्वस मतलब क्या है? घुला है ना। तो ये पानी में घुला है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी वजह से जल की अस्थायी कठोरता है। जब हम इसे बॉयल करते हैं, है ना, गर्म कर रहे हैं इसको, तो जब हम बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा? ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये बदल जाएगा किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा और ये सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, है ना। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में घुलता है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है। ये ठोस बनकर नीचे जमा हो जाएगा और शुद्ध जल ऊपर हो जाएगा, है ना। और CO2 गैस तो निकल जाएगी, वाटर पानी में ही रहेगा। तो जैसे ही हम जल को उबालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बदल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में और वो नीचे बैठ जाएगा और शुद्ध पानी जो है आप उसका यूज कर लेंगे। तो ये कहलाता है फिजिकल मेथड। तो जल की अस्थायी कठोरता हम बॉयल करके दूर कर सकते हैं पानी को बॉयल करने से क्या होगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है आपको कि जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं। तो बाई बॉइलिंग, जल को उबाल करके। दूसरा मेथड क्या है कि इसमें हम थोड़ा सा क्या मिला दें? लाइम वाटर मिला दें, थोड़ा सा लाइम वाटर मिला दें और लाइम वाटर को मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि कहलाती है क्लार्क विधि। क्या कहलाती है? क्लार्क विधि कहलाती है, क्लार्क मेथड कहलाता है। क्लार्क एक साइंटिस्ट है ना जिन्होंने इस मेथड का इस्तेमाल किया था। तो एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप जानते हैं कि लाइम वाटर के नाम से जानते हैं, चूने के पानी के नाम से जानते हैं। और इसे लाइम वाटर को मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि क्लार्क विधि कहलाती है। जैसे ये देखिए, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट है जिसकी वजह से जल की अस्थायी कठोरता है, और इसमें आपने क्या मिला दिया? लाइम वाटर मिला दिया। अब इन दोनों में रिएक्शन होगा जी, है ना। ये है चूने का पानी या चूना पानी, चूने का पानी। ओके, अब इन दोनों में क्या होगा? रिएक्शन होगा। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से जल की टेम्पररी हार्डनेस है ना। अब इसमें आपने मिला दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा, बन गया क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा, है ना। वाटर तो वाटर में ही रहेगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड हो गया हमारा क्लार्क मेथड कि अगर जल में अस्थायी कठोरता है तो उसमें अगर हम चूने का पानी मिला देते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस में बदल जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में, और वो नीचे बैठ रहेगा। तो ये दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि क्या है कि इसमें हम वॉशिंग सोडा मिला दें। क्या मिला दें? वॉशिंग सोडा, धोबिया सोडा जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, या धोवन सोडा जिसे कहते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? धोबिया सोडा। तो तीसरा मेथड आपका हो गया कि भाई उसमें जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें हम थोड़ा सा वॉशिंग सोडा मिला दें। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। दिस इज योर वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा। ये हो गया, तो जरा बताइएगा। अच्छा, दिनेश साथ साथ नोट्स बनाते हैं, चलिए बढ़िया। वही मैं कह रहा हूँ कि सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। जैसे मैं कह दूं कि साथ साथ ही बनाते जाइए तो वो सब पे लागू नहीं होता। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको बुखार आया
और मैंने आपको एंटीबायोटिक दिया ओफ्लॉक्सासिन, तो वो ओफ्लॉक्सासिन आपके टाइफाइड को, बुखार को खत्म कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि वही ओफ्लॉक्सासिन किसी के लिए एलर्जिक हो, तो वो आदमी जो ओफ्लॉक्सासिन के लिए एलर्जिक है और उसे मैंने ओफ्लॉक्सासिन दे दिया, तो हो सकता है उससे उसकी मृत्यु हो सकती है कि नहीं? एनाफाइलैक्सिस हो सकता है ना, अगर दवाइयों से रिएक्शन है और वो दवाई आप किसी को दे दें और समय पर उसको हॉस्पिटल ना ले जाएं, तो एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, उसकी जान जा सकती है, सांसें वगैरह रुकने लगती है। तो एक ही दवा किसी की जान बचा रही है और वही दवा किसी की जान ले भी सकती है। तो हर आदमी का अपना अंदाज होता है पढ़ने का। तो आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना, वो मेथड अप्लाई करो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि साथ साथ में ही बनाना है। आप बाद में आराम से जो है इन पीडीएफ को यूज करके बना सकते हो। तीसरा मेथड है एडिंग सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को मिलाकर भी हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से जल की अस्थायी कठोरता है, इसमें हमने क्या मिला दिया? वॉशिंग सोडा। व्हाट इज दिस? दिस इज वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा, धोने वाला सोडा, जिसको लोग पहले कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा और बन जाएगा क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में घुला रहेगा और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बन जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा, है ना, नीचे बैठ जाएगा। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर हो गई। तो देखिए, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पहला तो मेथड है हमारा बॉइलिंग, जल को उबाल कर दूर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, इसमें हमने क्या मिला दिया? लाइम वाटर मिला दिया, है ना। क्या मिला दिया? लाइम वाटर, चूने का पानी, है ना, ये लाइम वाटर मिला दिया। और तीसरा क्या मिला दिया? सोडा मिला दिया। क्या मिला दिया? सोडा मिला दिया। सोडा मिला दिया और लाइम वाटर मिला दिया, लाइम वाटर, चूना पानी मिला दिया। तो तीन मेथड है जिसके द्वारा हम अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। बॉयल करके, उसमें लाइम वाटर मिला करके, उसमें सोडा मिला करके। बस ये ऐसे इसको याद रख लेना है ना। रिएक्शन को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी देवराज, बहुत अच्छा, आप साथ में बना लेते हैं, अच्छी बात है। तो ये तीन तरह से हम जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। एक तो बॉयल करके, दूसरा लाइम वाटर मिला करके, तीसरा सोडा मिला करके। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं ना। अब आ जाइए, हम देखने वाले हैं जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय। जल की अस्थायी कठोरता को हम बॉयल करके नहीं दूर कर सकते। इसको दूर करने के लिए हमें स्पेशल मेथड अपनाना पड़ेगा, है ना। तो वो उन मेथड्स का नाम बस याद रख लेना, रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन से आपको कोई मतलब नहीं है, इन रिएक्शन को याद नहीं करना आपको, है ना। तो मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां। पहला है कि उसमें हमने क्या मिला दिया है? सोडा मिला दिया है, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा मिला दिया है। तो यहां से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया कि वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर कर सकते हैं। तो देखो, क्या मिला करके? सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा को मिला करके, है ना, वॉशिंग सोडा को मिला करके हम जल की अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा मिला सकते हैं। पानी में क्या मिला देंगे? धोवन सोडा मिलाकर। तो वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा को मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। जल की देखिए अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट की वजह से जल की अस्थायी कठोरता है ना, यह है आपका परमानेंट हार्डनेस। और इसमें हमने क्या मिला दिया है? सोडा मिला दिया है। Na2CO3 को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं, धोवन सोडा कहते हैं, है ना, धोवन सोडा कहते हैं। और ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट, जिसकी वजह से जल की
अस्थाई कठोरता होती है। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्शन करेगा, कैल्शियम सल्फेट से, और ये सोडियम कार्बोनेट बना लेगा क्या, सोडियम सल्फेट। क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट, और ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बन गया सोडियम सल्फेट और ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो नीचे पानी में बैठ रहेगा और सोडियम सल्फेट पानी में रहेगा, है ना। तो ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट था जिसकी वजह से जल की अस्थाई कठोरता थी, ये कैल्शियम सल्फेट किस में बदल गया, सोडियम सल्फेट में बदल गया, और सोडियम सल्फेट पानी में घुला रहेगा। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, ये आपको इक्वेशन आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि जल की अस्थाई कठोरता को हम क्या कर सकते हैं, सोडा मिलाकर दूर कर सकते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में। अच्छा, कौन कौन मिसिंग है, एक बार दीपक आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, वो सारा हम डलवा देते हैं। तो जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए पहला मेथड है कि उसमें हमने क्या मिला दिया, सोडा मिला दिया। दूसरा जो विधि कहलाता है वो कहलाता है परम्यूटेट विधि, परम्यूटेट प्रोसेस, है ना। बस नाम याद कर लेना है, इसमें होता क्या है ये नहीं याद रखना है कि जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं परम्यूटेट विधि, बस इतना पूछा जाता है। देखिए परम्यूटेट विधि में होता क्या है वो भी थोड़ा सा आप जान लीजिए, लेकिन ये आपके काम का नहीं है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि पानी में एक केमिकल कंपाउंड मिलाते हैं जिसका नाम है सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। क्या मिलाते हैं, सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट नाम का एक केमिकल कंपाउंड मिक्स करते हैं पानी की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए। और ये जो सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, परम्यूटेट या जियोलाइट। क्या बोलते हैं इसको, परम्यूटेट या जियोलाइट। तो सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, ये देखिए इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रखना है। ये जो सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है इसको जियोलाइट बोलते हैं या इसी को परम्यूटेट कहते हैं, परम्यूटेट कहते हैं। ये वाला जो केमिकल कंपाउंड है कि भाई ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट की वजह से क्या होती है, जल की अस्थाई कठोरता होती है। तो ये जो कैल्शियम वाला आयन है या मैग्नीशियम का आयन है उसको ये क्या करेगा, पकड़ लेगा। क्या करेगा, कैल्शियम के आयन या मैग्नीशियम के आयन को क्या करेगा, पकड़ लेगा, जिसकी वजह से अस्थाई कठोरता जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि जल की अस्थाई कठोरता को पहला मेथड है कि सोडा मिला के दूर किया जा सकता है। दूसरा है कि केमिकल कंपाउंड इसमें डाल देंगे सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट जिसे हम परम्यूटेट या जियोलाइट कहते हैं, है ना। तो परम्यूटेट प्रोसेस के द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परम्यूटेट प्रोसेस के द्वारा हम जल की किस प्रकार की कठोरता को दूर करते हैं, अस्थाई या अस्थाई। तो आप बस इतना याद रखना कि परम्यूटेट विधि के द्वारा जल की जो है वो अस्थाई कठोरता को दूर किया जाता है। इसमें हम पानी में क्या मिला देते हैं, केमिकल कंपाउंड जिसका नाम क्या है, सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, जिसको लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, परम्यूटेट या जियोलाइट। ये क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को पकड़ लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, चलिए तीसरा जो प्रोसेस है वो है कालगन प्रोसेस। तो सिंपल याद रखना कि कालगन प्रक्रिया के द्वारा हम जल की किस प्रकार की कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो वो उत्तर हो जाएगा आपका कि भाई अस्थाई कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। इस कैलगन प्रोसेस में बस याद रखना कि इसमें भी एक केमिकल कंपाउंड मिलाते हैं, उस केमिकल कंपाउंड का नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या नाम है जी, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये इसका फॉर्मूला है Na2PO3 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसे हम कालगन के नाम से कॉमनली जानते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि इस केमिकल कंपाउंड को पानी में डाल देंगे तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को क्या करेगा, पकड़ लेगा। कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड बनने नहीं देगा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा, सूख लेगा। और चौथा जो मेथड है वो कहलाता है आयन एक्सचेंज मेथड। क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड, जिसको रेजिन मेथड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेजिन मेथड के नाम से भी हम लोग
जानते हैं। ठीक है, तो बस नाम आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि भाई काल्गन प्रोसेस, आयन एक्सचेंज रेजिन विधि, इस के द्वारा हम जल की किस प्रकार की कठोरता को खत्म करते हैं। तो ये सब परमानेंट हार्डनेस को मतलब खत्म करने के विधियां हैं। तो ये नाम याद रखना है, ये सब को याद रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कितने प्रोसेस के द्वारा हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं? पहला मेथड है कि भाई इसमें वॉशिंग सोडा को मिला करके, Na2CO3 वॉशिंग सोडा को मिला करके। दूसरी विधि क्या कहलाती है? परम्यूटेट विधि। तीसरी विधि हो गई काल्गन विधि। चौथी विधि हो गई आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज, जिसको आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है ना। ये चार विधि के द्वारा हम जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं, है ना। जल की अस्थायी कठोरता को हम लोग दूर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। बताइए, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या? बताइए। तो हमने कहा था कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं बनाते, है ना। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड ऑन बॉइलिंग विद, किसके साथ उबालने पर जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो सकती हैं, है ना। लाइम वाटर के साथ, क्विक लाइम के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं, धोवन सोडा कहते हैं, धोवन सोडा कहते हैं। और जल को धोवन सोडा के साथ उबालने पर अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती है। तो इस तरह से आसान आसान से सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, लोकेश बिल्कुल कर लेना चाहिए अगर आपके पास मौका है और वक्त है तो ये था हमारा कंपाउंड। और कंपाउंड में अभी हमने एक ही कंपाउंड पढ़ा है, वो है वाटर। बाकी कम से कम 30 से 40 कंपाउंड और हम आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए अलग से एक टॉपिक ही हम डालेंगे, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। तो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो डिफरेंट कंपाउंड्स पूछे गए हैं उन सभी को हम इकट्ठा करेंगे, तो वो एक अलग से टॉपिक ही हो जाएगा। अगले सेशन में हम सीधा मिक्सचर पे चलेंगे। तो एलिमेंट हमने पढ़ लिया, कंपाउंड हमने पढ़ लिया, और मिक्सचर हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगले सेशन में हम मिक्सचर की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिक्सचर यानी मिश्रण की बातें करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।